नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत करता हूं। मैं शिवेंदु कुमार आप सभी को के बीच क्लास 10th जीव विज्ञान का चैप्टर 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूं। और उम्मीद है कि पीछे का जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उससे कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। मैं फिर एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो में जो भी कमी है उसको आप मेरे को भेजिए, मैं उस पर सुधार ज़रूर करूँगा और उसके आगे जो भी है उस समस्या है उसको सॉल्व करूँगा। अगर आप लोगों के पास भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो उसको भी आप मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, उसको मैं क्लियर करूँगा। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह सभी पदार्थ जो कि शरीर उपापचयी क्रियाओं के बाद जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर आते हैं वह होता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में अति लघुत्तरीय प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव कल किए थे, रिक्त स्थान की पूर्ति किया था। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्सर्जन सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिया उत्पन्न होता है। एमिनो के विखंडन से क्या होता है? यूरिया उत्पन्न होता है। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? यूरिया और अमोनिया में कौन ज़्यादा विषैला है और कौन कम जटिल है? तो अमोनिया यूरिया में कम जटिल तथा ज़्यादा विषैला है। अमोनिया यूरिया से कम जटिल, यूरिया से अमोनिया कम जटिल और ज़्यादा विषैला है। मतलब ज़्यादा विषैला भी अमोनिया हो गया और जटिल कम है वो भी अमोनिया हो गया यूरिया से। तो यूरिया ज़्यादा जटिल हो जाएगा और कम विषैला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा से उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलते हैं? अमीबा से उत्सर्जी पदार्थ शरीर के किस विधि से बाहर निकलते हैं? अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर से की सतह प्लाज्मा लेमा में विसरण द्वारा बाहर निकलते हैं। अमीबा से प्लाज्मा लेमा द्वारा विसरण द्वारा बाहर निकलते हैं। 5वां, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में विकक के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखिए। विकक का 2 काम लिखना है, मुख्य काम। तो रक्त का छानना और दूषित पदार्थों का उत्सर्जन। रक्त को वह छानने का काम करता है और दूषित पदार्थों का उत्सर्जन करता है। जैसे हम लोग चाय के छन्ना से चाय को छान लेते हैं और जो चाय हम लोग अपने यूज में ले लेते हैं और जो चाय पत्ती जो भी वेस्ट करता है उसको अलग करते हैं, उसी तरह से यह क्या करता है? रक्त को छानता है और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, विकक के संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। विकक के से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग है। विकक से संबंध उत्सर्जन में क्या क्या है? मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय है। क्वेश्चन नंबर 8, विकक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन विकक का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। विकक का नेफ्रॉन जो है वह क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। मनुष्य के प्रत्येक विकक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के प्रत्येक विकक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10,000 मनुष्य में प्रत्येक विकक में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मनुष्य के शरीर में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन, तो यह गैसों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्तियों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वातरण रंध्रों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ
को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। 12 जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाता है? जल संतुलन कहलाता है। 13 मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा समानता कितनी होती है? तो 96% जो होता है वह मूत्र में जल का प्रतिशत होता है। विकट के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अतिरिक्त मशीन के से संपादित कराया जाता है वह क्या कहता है? डायलिसिस मशीन। पौधे के उत्सर्जन पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक से संचित होते हैं? जाइलम से। पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किस छिद्रों से होता है? वात रंध्रों द्वारा। बबूल के पौधों में निकलने वाले गोंद पौधों में होने वाले किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण द्वारा। उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रण द्वारा। तो इस प्रकार हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो 17 क्वेश्चन आंसर था उसको हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। उत्सर्जन पाठ का जो है लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न में जो है पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं? सजीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप पचे भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक और विषाक्त होते हैं। जो हम लोग शरीर के लिए अनावश्यक हो और विषाक्त होते हैं, जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, ऐसे पदार्थ को उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं। जैसे CO2, पसीना, मल, मूत्र इत्यादि उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अब है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वितक है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है? वितक है। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र में साधारणतः अभी हम लोगों ने पढ़ा है मानव मूत्र में जल का प्रतिशत क्या होता है? तो वह होता है 96%। अब है मानव मूत्र में अवयवों का प्रतिशत क्या है? तो मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड रहते हैं। मनुष्य के 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार से जल 96% एवं ठोस 4% होता है। यूरिया का समानता मात्रा 100 मिलीलीटर रहता है। रक्त में 30 मिलीग्राम माना जाता है। प्रतिदिन करीबन 1.5 से 2 ग्राम यूरिया अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इससे उपस्थित यूरोक्रोम रंजक का कारण होता है। जो मूत्र जो होता है उसका जो रंग पीला हो जाता है तो वह क्यों, किसके कारण होगा? यूरोक्रोम रंजक के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुल एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण इत्यादि ग्लोमेरुलस में मिलाई जाती है। ये पदार्थ बोमैन संपुष्ट की पतली दीवार से छनकर नलिका में चले जाते हैं। अब बाह्य धमनिया का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छन्ने की